मैं आंखों में हैरानी लिए अपनी बहन की बातें सुन रही थी, जो इस वक्त मुझे अपनी वह हकीकत बता रही थी जिसकी वजह से वो पूरे गांव में बदनाम हो चुकी थी। मेरे बचपन में ही मेरे माता पिता मर चुके थे और मैंने अपना बचपन अपनी बड़ी बहन के घर गुजारा। मेरी दीदी और मेरे जीजा दोनों ही काले थे और इस तरह उनके सब बच्चे ही दबी रंगत वाले थे। लेकिन फिर आखिर में मेरी दीदी की बेटी हुई जो अपने बहन भाइयों से बिल्कुल अलग थी। वह सफ़ेद रंग की गुड़िया रुई का गोला लगाती थी जो पूरे घर से अलग लगती थी। पूरे गांव वालों ने बहुत मजाक भी उड़ाया था कि शायद मेरी दीदी और जीजा किसी मंदिर में बच्चों को उठा लाए हैं। मेरी दीदी और जीजा ने सारी ज़िंदगी किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया, बस यही कहा कि हमारी बेटी है। मगर उन्होंने अपनी इस बच्ची को बाकी बच्चों के मुकाबले ज़्यादा लाड़ प्यार से पाला। इसके पास कपड़े भी बाकी बच्चों से अलग होते थे। मेरी बहन उस घर में काम भी नहीं करती थी जिस तरह हम सब करते थे। मैं अक्सर हैरान रह जाती थी कि ऐसा क्या है इस बच्ची में जो मेरी दीदी इसका इतना ख्याल रखती है। अगर वो बच्ची मिट्टी में भी खेलती तो बहन उसे गोद में उठा लेती और सारा दिन मेरी दीदी उसे गोद में उठाकर घूमती। अक्सर अपनी बच्ची को लेकर हवेली में भी जाती रहती थी, जबकि वहाँ और बच्चों को जाने की इजाज़त नहीं थी। धीरे धीरे वो बच्ची भी बड़ी होती गई और मैं भी शादी करके ससुराल चली गई। एक बार मैंने एक बहुत ही अनोखी सी चीज़ देखी कि मेरी दीदी बिना किसी वजह से ज़ोर ज़ोर से रो रही है, जैसे उनका अपना कोई मर गया हो। मैंने 1000 बार पूछा मगर वह कुछ नहीं बताने से इनकार कर रही थी। दीदी का रोना मेरे जहन में कोई सवालों से जगह दे रहा था। इसी दौरान मैंने एक और चीज़ देखी। मेरी दीदी अब अपनी बेटी से काफ़ी खींची रहने लगी थी। वह बच्ची जिसका नाम किरण था अब बड़ी हो गई थी और बड़ी होने के बाद उसने और भी रंग रूप निकाला था। उसे देखने वाले उसे दोबारा देखने की इच्छा ज़रूर करता था। कोई कह भी नहीं सकता था कि यह मेरी दीदी की बेटी है। धीरे धीरे कुछ समय और गुजर गया था। अब बड़ी हो गई थी और बड़ी होने के बाद उसने और भी रंग निराला कर लिया था। उसे देखने वाला उसे दोबारा देखने की इच्छा ज़रूर करता था। कोई कह नहीं सकता था कि यह मेरी दीदी की बेटी है। धीरे धीरे कुछ समय और गुजर गया था और एक दिन गांव में शोर मच गया कि मेरी बहन की वह गोरी चिट्टी बेटी घर से भाग गई है। पूरा गांव थू थू कर रहा था। सैया सब कह रहे थे आज वही मुंह काला करके भाग गई जिसको सबसे ज़्यादा लाड़ प्यार से पाला था। मैं भी यह आवाज़ सुनकर दौड़ी दौड़ी अपनी दीदी के घर आई थी, जहाँ पर वह ज़ोर ज़ोर से रो रही थी और अपने बेटे किरण को याद कर रही थी। मेरे जीजा भी शर्मिंदा से सर झुकाए खड़े थे, लेकिन मैंने गौर की थी कि मेरी दीदी और जीजा दोनों के ही रंगत उड़े हुए थे। कुछ तो ऐसा हो जिसे वह छुपा रहे हैं। आंखों आंखों में एक दूसरे से बातें कर रहे थे और इस बात ने मुझे बहुत परेशान किया कि मैं सारा दिन सोचती रहती थी कि दीदी से यह बात ज़रूर पूछूंगी कि यह सब मजाक क्या है। दिन में तो कोई ना कोई आता रहता। मैंने सोचा रात में ही दीदी से बात करूंगी। फिर शाम के साए ढलने लगे और जैसे ही मैं उनसे पूछने लगी कि तभी मेरे पति आ गए। मेरे सास की तबीयत ख़राब हो गई थी, उन्हें हॉस्पिटल ले जाना था। मैंने सोचा कि 1-2 दिन में आकर पूछूंगी और मैं अपने पति के साथ चली गई थी। मगर किस्मत की करनी, मेरी सास उसी बीमारी के साथ इस दुनिया से चली गई। काफ़ी दिन तक हम लोग अपने साथ की अंतिम क्रियाक्रम में लगे रहे। एक तो मेरी माँ जैसे सास मुझे छोड़कर चली गई थी और दूसरी पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई थी। इसलिए यह दीदी वाली बात मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गई थी। मुझे अपनी दीदी से कुछ पूछना था, किरण के बारे में। दीदी कभी कभी मेरे पास मिलने जुलने आया करती थी। मैंने महसूस किया था कि दीदी काफ़ी परेशान सी है और मेरे जीजा भी खामोश रहने लगे थे और अक्सर रात होते ही दोनों कहीं ना कहीं बाहर निकल जाते थे। मेरी बहन के बच्चों ने अपने माता पिता के बारे में कुछ बातें मुझे बता रखी थी कि मम्मी पापा रात होते ही पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। अब मेरे शक ने दोबारा अंगड़ाई ली थी। मुझे लगा था कि शायद मेरी दीदी कुछ तो गलत कर रही है, शायद उनके साथ कुछ गलत हो रहा हो। दिन गुजरने के साथ साथ मेरा शक में बढ़ता जा रहा था और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि किरण वापस आ गई। लेकिन मैं अकेली नहीं थी, उसके साथ जो आदमी था उसे लेकर हम सब दंगे रह गए थे। यह तो हमारे गांव की बड़ी हवेली के छोटे मालिक थे जिन पर उस गांव की सब लड़कियां मरती थी। जब वह गांव की गोलियों ने गुजरते तो उन्हें देखकर गांव की आधी लड़कियां अपना दिल थाम कर रह जाती थी। वह बेहद खूबसूरत और ऊंचा लंबा कद और सफ़ेद रंगत का मालिक था। गांव की सारी लड़कियों ने दिल की धड़कन था। लेकिन एक बात तो हम सबको हैरान कर रही थी कि आखिर इस तरह भागकर ही शादी क्यों की। किरण से वह तो इतने बड़े घर का लड़का था, अगर वह एक बार भी अपना रिश्ता भेज देता तो मेरे दीदी और जीजा खुशी किरण की शादी उसके साथ कर देते। जैसे ही मेरे दीदी ने किरण को छोटे मालिक के साथ देखा तो उन्हें अपना माथा पीट लिया और ऊंची ऊंची आवाज़ में रोने लगी और बोली, हाय किरण, यह तूने क्या गजब कर दिया।
तुझे पूरे संसार में एक ही मिला था। दीदी जो किरण को देखकर थोड़ी खुशी हुई थी। अब छोटे मालिक को उसके साथ लेकर उनकी हालात बिगड़ने लगी थी और इसी तरह रोते रोते वह जमीन पर गिर गई थी। दीदी के गिरते ही किरण आगे आई और दीदी को थामना चाहा, लेकिन मेरे जीजा रमेश ने मना कर दिया और किरण को वहां से जाने के लिए कहा। सारा गांव आंखें फाड़कर यह मंजर देख रहा था कि देखो जरा इनकी हिम्मत। खुद तो हमारी ज़िंदगी और जिस हवेली में काम किया और उसका नमक खाया, उसी के साथ शादी होने पर कैसे तड़प तड़प कर रो रही है। जीजा ने किरण का हाथ पकड़कर उसे घर के बाहर निकाल दिया। किरण रोती हुई घर से चली गई। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू चमक रहे थे, जिन्हें देखकर एक लम्हे को मेरा दिल भी पसीज गया था। दूसरे पल मेरी दीदी की हालात मेरे नज़रों के सामने घूम गई। मेरे दीदी की जो हालात हुई थी वह सिर्फ किरण की वजह से ही हुई थी। दीदी की काफ़ी देर तक होश नहीं आया था। शाम हो रही थी कि तभी दीदी ने आंखें खोली और पहला सवाल यही किया, किरण कहाँ है। दीदी के सवाल का जवाब जीजा ने नहीं दिया था। उन्होंने बताया कि वह किरण को घर से निकाल चुके हैं, जिस पर दीदी ने शिकायती नज़रों से जीजा को तरफ देखा था। और फिर दीदी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और बार बार यही कह जा रही थी, हमसे गुनाह हो गया। किरण के पापा हम लोग कुछ भी नहीं कर सके, हमसे गुनाह हो गया। बल्कि गुनाह नहीं, यह तो गुनाह से भी बड़ा गुनाह था। और यही सब कहते कहते दीदी फिर से बेहोश हो गई। लेकिन मेरा दिमाग तो दीदी की बातों में ही उलझा हुआ था। आखिर दीदी से ऐसा कौन सा बड़ा गुनाह हो गया था जिस पर वह इस तरह रो रही थी और बार बार बेहोश हो रही थी। मैं उस रात अपने पति से इजाज़त लेकर वहीं रह गई ताकि अपनी दीदी से सारी हकीकत जान सकूं, क्योंकि मेरी छठी इंद्री कह रही थी कि दीदी हम सबसे या कुछ ना कुछ छुपा रही है। गांव वाले काफ़ी देर तक आकर दीदी का हाल पूछताछ पूछे रहे और सब ने यही कहा कि इतना बड़ा घर है लड़के का, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम्हें ऐसा दामाद मिल रहा है, सारी दुनिया ऐसा दामाद चाहती है, और तुम हो कि रो रो कर आप शगुन कह रही हो। लोगों की बातें सुनकर दीदी और फिर रोने लगती है और अपने सर पर ज़ोर ज़ोर से हाथ मारने लगती थी। दीदी के हालात को देखते हुए मैंने फिर किसी को आने नहीं दिया था। जो भी आता उसे यही कह देता कि दीदी सो रही है और दीदी के पास बैठे अपने बचपन की और मम्मी पापा की बातें करती रहती। हम दोनों बहनें सारा दिन काफ़ी बातें की। मैंने दीदी के पास बैठकर खाना बनाया। रात ही तो दीदी सबसे पहले लेट गई थी और मैं उसे सोता देखती रहती थी। रात का न जाने कौन सा पहर था कि मैंने दीदी को उनके चारपाई से उठते हुए देखा। पता नहीं दीदी अपनी चारपाई से उठकर कहाँ जा रही थी। अपनी आंखें बंद किए लेटी रही। मैं बस देखना चाहती थी कि वह कहाँ जा रही है और क्या करती है। दीदी को जब विश्वास हो गया कि मैं सो गई हूँ तो वह कमरे में मौजूद संदूक के पास बैठ गई और अपने पल्लू के साथ लगी चाबी से उसे खोलने लगी। मुझे एकदम से याद आया कि दीदी ने कभी भी इस संदूक को किसी को हाथ तक नहीं लगाने दिया था। मैं अब उठकर बैठ गई थी, लेकिन दीदी का ध्यान अभी भी मुझ पर नहीं था। वह मेरी तरफ से पीठ किए हुए बैठी थी। मेरी तरफ संदूक से कुछ चीज़ें निकाल रही थी। मुझे हमेशा लगता था कि दीदी संदूक में ज़रूर अपने जेवर रखती होंगी, इसलिए दीदी किसी को भी संदूक को छूने नहीं देती। मुझे बहुत ज़्यादा शौक हो रहा था। और आखिर संदूक में ऐसा क्या है जो दीदी उसे हाथ नहीं लगाने देती थी। इसी तरह से चुपचाप बैठी रही और देखते रही कि आखिर संदूक में क्या निकलता है। दीदी ने एक एक करके संदूक से सारी चीज़ें निकालना शुरू कर दी और मैं कुछ इन्हें देखकर हैरान रह गई। सबसे पहले दीदी ने कुछ कपड़े निकाले थे जो बहुत ही छोटी सी बच्ची की थी। उसके बाद कपड़ों का साइज बड़ा होता गया, वह सब लड़कियों के ही कपड़े थे। उसके बाद दीदी ने खिलौने निकालना शुरू कर दिए, कुछ प्लास्टिक के तो कुछ मिट्टी के थे। उसके बाद तस्वीरों की बारी बारी आई और मैंने अपने दिमाग पर जोर डाला तो मुझे याद आया सारे कपड़े तो बचपन के किरण की पहनती थी और कुछ खिलौने भी थे, लेकिन मैंने कुछ खिलौने कभी भी किरण के पास नहीं देखे थे। इसके बाद दीदी ने तस्वीरें देखनी शुरू की। शुरू में जो तस्वीरें भी थी वह भी किरण की थी, लेकिन उसके बाद तस्वीरों में एक और आहिस्ता जुड़ गया था। मैं इतनी दूर से नहीं बैठी थी कि मैं देख ना सकूं, लेकिन मैं फिर भी दूसरे आहिस्ता को पहचान नहीं पा रही थी। लेकिन फिर भी वह दूसरा आहिस्ता किसी बच्ची का ही था, लेकिन मेरी पहचान में नहीं आ रहा था कि आखिर वह दूसरी बच्ची कौन है। लेकिन मेरी दीदी और जीजा से काफ़ी मेल खा रही थी। उसका रंग भी वैसा ही सांवला सलोनी था जैसा कि दीदी और बाकी बच्चों का था। दीदी ने अपने गले से अपना दुपट्टा उतारा वहीं पर ज़मीन पर फेंक लिया और सारा सामान उस दुपट्टे के ऊपर रखकर शुरू किया। साथ साथ वह चीज़ों को चूमते हुए भी जाती थी और रोती भी जाती थी। फिर दीदी ने उस सारे सामान की एक गठरी बनाई और उसे उठाकर जैसे ही मेरी तरफ पलटी, मैं जल्दी से लेट गई। मैं देखना चाहती थी कि दीदी कहाँ जाएगी। दीदी ने वो गहरी उठाई और आंगन से होते हुए गेट के पास आ गई। दीदी ने उसे ज़मीन पर रख दिया और उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाल दिया
इससे पहले कि वह सारे सामान को आग लगाती, मैं फ़ौरन आगे बढ़ी और दीदी का हाथ पकड़ लिया। मुझे देखकर दीदी के चेहरे की हवाइयाँ उड़ चुकी थी। मैंने कुछ सारी चीज़ें उठाई और दीदी को लेकर अंदर आ गई। दीदी को चारपाई पर बिठाया और उन्हें पानी पिलाया। दीदी चुपचाप सर झुकाए बैठे जैसे उनका कोई राज पकड़ा गया हो। मैंने उठकर एक बारी फिर बाहर देखा कि कोई जाग तो नहीं रहा। सुकून हो गया कि सब सो रहे हैं। तो मैंने अपनी बहन से सवाल किया जो काफ़ी दिनों से मेरे दिमाग में घूम रहा था। मैंने अपनी दीदी से कहा, दीदी मुझे सब कुछ सच बताओ। कुछ दिनों से आपका रवैया मुझे बहुत अजीब लग रहा है। कुछ तो ऐसी बात है जो मुझे छुपा रही है। इतना तो मैं समझ गई हूँ कि जो भी आप मुझसे छुपा रही हैं यह बात किरण से जुड़ी हुई है। प्लीज़ दीदी मुझे सब कुछ बताओ। आपके हालात भी कुछ दिनों में अजीब हो रही है। कभी एकदम से रोने लगती हो और कभी खामोश हो जाती हो और कभी बेहोश हो जाती हो। और अब पहले यह सब चीज़ें देखो, इन्हें देखकर रोए और अब आग लगाने के लिए जा रही थी। मुझे यह सब ठीक नहीं लग रहा था। मैंने दीदी से यह भी कहा कि मुझे आपका यह सब करना शक में डाल रहा है। मेरा इतना कहना था कि दीदी ने फिर से रोना शुरू कर दिया। मैंने दीदी को चुप करवाया और कहा, दीदी यह रोने का समय नहीं है। प्लीज़ मुझे यह सब बताओ। हो सकता है अगर आप मुझे यह सब बता दें तो आपके मन का बोझ भी हल्का हो जाए। मेरी बात सुनकर दीदी बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा तुम सोच रहे हो यह सब तुम्हारे दिमाग की गलतफहमी है। मगर मुझे दीदी की बातों में बिल्कुल भी सच्चाई मालूम नहीं थी और मैंने अपनी एक बात को बार फिर से दोहराई, लेकिन मैं सच बताने से इनकार करती रही। मैंने अपनी दीदी से कहा कि शायद आप किरण के सफ़ेद रंग की वजह से किरण को कुछ ज़्यादा ही थी। आपके बाकी बच्चे ज़रा भी सी गलती ना देती थी तो उन्हें कितना पिटती थी। दीदी इन सब बातों को क्या मतलब हुआ? क्या आप अपने और बच्चों से प्यार नहीं करती थी? क्या आपका प्यार सिर्फ किरण के लिए था? आप कैसी माँ है दीदी? अपने ही बच्चों में फ़र्क करती हैं। बच्चे चाहे काले हो या गोरे, माँ बाप के लिए वह बराबर मोहब्बत के हकदार होते हैं। अपने सब बच्चों को बराबर का प्यार नहीं दिया है, उसके साथ भेदभाव किया है। मेरी बातों पर दीदी की आंखें भर गई और फिर धीरे धीरे दीदी ने मेरे सामने सच के पर्दे खोलना शुरू कर दिए। एक ऐसा राज बताया जो आज तक दुनिया में छिपाए हुए थी। दीदी जैसे जैसे राज के पर्दा उठा रही थी वैसे वैसे मेरा मुंह खुलता जा रहा था। दीदी ने बताया कि 18 साल पहले मैं उम्मीद से हो गई और उन दिनों में लोग बड़ी हवेली वालों के लिए काम करते थे। मालिक के घर पर भी औलाद होने वाली थी। उसका पहला बेटा उस समय 4 साल का था जिसका नाम प्रताप था। मुझे याद है एक बार प्रताप ने अपनी माँ से कहा था कि मुझे एक छोटी सी बहन चाहिए। छोटे से बच्चे का अंदाज़ा इतना प्यारा था कि मुझे उस पर ढेर सारा प्यार आ गया था। लेकिन मालकिन यह सब सुनकर रोने लगी। वह काफ़ी देर तक रोती रही थी। मैं सोचने लगी कि क्या बड़े लोगों को भी अपनी लड़कियों के नसीबों से डर लगता है? बड़े लोगों को भी बेटी नहीं चाहिए होती है, उन्हें भी बस बेटे चाहिए। बेटा बेटी में तो फ़र्क शायद गरीब लोग करते हैं, क्योंकि बेटी की शादी के लिए देने के लिए उसके पास ढेर सारा दहेज नहीं होता। आखिर बड़े लोगों को बेटा और बेटी से क्या मतलब? वह तो अपनी बेटी की शादी बहुत ही धूमधाम से ढेर सारा दहेज देकर कर सकते हैं। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे और फिर मेरी डिलीवरी का टाइम हो गया और फिर मैंने एक बच्ची को जन्म दिया। उसी रात मालकिन ने भी एक बच्ची को जन्म दिया था। वह तरह के मुबारकबाद का शोर सुनाई दे रहा था, लेकिन मालिक और मालकिन के चेहरे पर मुझे परेशानी के साए दिखाई दिए थे और मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर यह सब क्यों इतना दुखी है। हम लोग बहुत गरीब थे, फिर भी बेटी की पैदाइश पर खुश हैं। यह लोग तो अपनी इतनी धन दौलत वाले हैं और उनके पास घर या पहली बेटी है, फिर भी यह दुखी क्यों है? मैंने सोचा कि मैं मालकिन से इस बारे में ज़रूर बात करूंगी और मैं सो गई। 2 दिन ऐसे ही गुजर गए थे। मुझे मालकिन ने अपने कमरे में बुलाया। मैं थोड़ी सी हैरान हुई थी, मगर अपनी बच्ची उठाकर वह चली गई थी और वहाँ काफ़ी आराम से काम कर रही थी। मेरी बेटी ने भी इस घर में जन्म लिया था, लेकिन कभी मालकिन के कमरे में जाना नहीं हुआ था। आज मालकिन ने कमरे में कदम रखा तो मेरी आंखें चौथिया लग गई थी। ऐसे शान शौहरत तो क्या ही राजा महाराजा के घर में होती होगी। जैसे वहाँ मालिक के कमरे में थी, तभी मेरी नज़र बिस्तर पर पड़ी जहाँ बेशुमार जेवरात पड़ी थी, जैसे किसी शाही संतान का सजाना हो। मैं तो यह सब देखकर हैरान हो गई थी, साथ ही साथ डर भी रही थी। मालकिन ने यह सारा खजाना बाहर क्यों निकाला है? कहीं इसमें और कुछ और चोरी तो नहीं हो गया और जिसका इल्ज़ाम मुझ पर आ गया हो? अलबत्ता मेरी आंखों अब भी सोने के ढेर पड़ी थी, जिसकी रोशनी से मेरी आंखें जगमगा गई थी। मालकिन आगे बढ़ी और मुझे बैठते हुए कहा, अपनी मालकिन की मैं नौकरानी की थी। मैं वही ज़मीन पर बैठ गई। मालकिन ने मुझे कंधों से उठाया और बिस्तर पर बिठा दिया और कहा, सावित्री तुम मुझे अपनी औलाद दे दो, अपनी बेटी मुझे गोद में डाल दो।
भगवान भगवान की सौगंध खाकर कहती हूँ, मेरी तरफ से अभी कोई मुश्किल नहीं होगी। तुम्हारी बेटी को अपनी बेटी बनाकर पालूंगी। मेरे तो होश ही उड़ गए थे। अचानक मेरी पकड़ मेरी गोद में चिपकी हुई मेरी बच्ची पर मजबूत हो गई थी। मैंने उसे कसकर अपने सीने से लगा लिया। वह मेरे सीने में चिपकी अंगूठी पीने में मगन थी। मैंने घबराते हुए कहा कि मालकिन, आपकी तो खुद एक बच्ची है, फिर मेरी ये काली कलुटी बच्ची की आपको क्या ज़रूरत पड़ गई। मेरी बात सुनकर मालकिन फुट फुट कर रोने लगी, मानो जैसे मैंने उसकी दुखती रंग का हाथ रख दिया हो। रोते रोते कहने लगी, सावित्री, मजबूरियाँ किसी इंसान को नहीं देखती। मजबूरियाँ नहीं देखती कि बेटियाँ कैसे पाली जाती हैं। मालकिन की आंखों में मुझे दर्द नजर आया था। मेरी हैरत झट से ज़्यादा बढ़ चुकी थी। मालकिन फिर मेरे सामने हाथ जोड़कर बोली, सावित्री, मुझसे मेरी बेटी लेकर अपनी बेटी मुझे दे दो। मालिक मेरे सामने गिड़गिड़ा रही थी। इससे पहले मैं कुछ कहती, मालिक मेरे कदमों में बैठ गई और मेरे पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाकर मुझसे भीख मांगने लगी कि प्लीज़ सावित्री, अपनी बेटी मुझे दे दो। इतने बड़े महल की मालकिन मेरे पैरों में बैठी हुई थी। यह सोचकर ही मेरे पैर कांपने लगे थे। मैंने जल्दी से मालकिन को उठाया, उन्हें बेड पर बिठाया और उन्हें पानी पिलाया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मालकिन को कैसे दिलासा दूँ। मालकिन थोड़ी शांत नहीं हुई थी, तो फिर मैं कहने लगी, सावित्री, मैं तुम्हारी बेटी की शादी किसी जागीरदार घराने में करूँगी कि यह सब लोग अपने दांतों चले उंगली दबा लेंगे। मैं तुम्हारे बेटे के बाद विदेश पढ़ने के लिए भेजूँगी। तुम यह सब मेरे सारे जेवरात अपने पास रख लो, बस अपनी बेटी से मेरी बेटी बदल लो। एक बार फिर से मेरी मालकिन की बात तान वहीं अटक चुकी थी। मैंने फिर से मालकिन से पूछा, मालकिन, आखिर कोई तो वजह होगी, आप अपनी इतनी सुंदर बेटी को मेरी काली बेटी से क्यों बदलना चाहती हैं, और फिर किसी बिना वजह जज से? मेरा पति तो बिल्कुल भी नहीं मानेगा। आखिर इसके पीछे क्या कारण है? फिर मालकिन ने बताना शुरू किया। उसकी आंखों में दर्द उतर आया था। मालकिन ने बताना शुरू किया कि कभी कभी माँ बाप के गुनाहों की सज़ा बच्चों को भुगतनी पड़ती है, और ऐसे ही मेरी बच्ची अपने बाप के एक ऐसे जुर्म में भेड़ चलने वाली थी जो इसके बाप के अनजाने में छुपा हुआ था। उस दिन में तुम्हारे मालिक एक शादी के फंक्शन में घर लौट कर आ रहे थे। बहुत ज़्यादा अंधेरा था, घर तरफ धुंध छाई हुई थी। इतना अंधेरा था कि हाथ के हाथ सुझाई नहीं देता था कि ये पता नहीं एक लड़की अचानक से कैसे हमारी गाड़ी के सामने आ गई। वह चौधरियों की बेटी थी। देखते ही देखते वह लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत कि उसके देखते ही किसी अप्सरा का गुमान होता था। चौधरी ने सुबह हमें 5 पंचायत में बुलाया। पंचायत बैठाई गई। पूरा गांव पंचायत में जमा था। चौधरी अपनी बेटी के खून को माफ़ करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, और भला माफ़ कर भी कैसे देता। 3 नस्लों के बाद यह पहली बेटी उनके खानदान में थी। पूरे खानदान की आंखों का तारा थी वह बेटी। लेकिन जो हो गया था उसे बदला तो नहीं जा सकता था ना। लेकिन यह भी सच था कि जो कुछ हुआ था वह अनजाने में हुआ था, जानबूझकर नहीं हुआ था। और फिर पंचायत में एक अजीब सी फैसला सुना दिया। पंचायत का फैसला था, इस परिवार में जब भी कोई बेटी का जन्म होगा और वह बेटी जब 18 साल की होगी तो उसे एक बेटे को चौधरी को दे दिया जाएगा। चौधरी उस बेटी के साथ अपने किसी भी लड़के की शादी करके उसे अपने घर ले जाएगा। आगे चौधरी की मर्जी होगी, उसे अपनी बहू बनाए या अपने घर की नौकरानी बनाए, या फिर अपनी बेटी की मौत का बदला ले। लेकिन शर्त यह है कि वह बेटी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होनी चाहिए, जैसे कि चौधरी की बेटी थी। और सावित्री, जैसा तुम देख रही हो, हमारी यह बेटी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई परी हो। यह कहकर मालिक ने अपनी बेटी मेरे सामने रख दी। मैंने एक नज़र मालकिन की बेटी को देखा। वह वाकई बहुत खूबसूरत थी। ऐसा लगता था जैसे चांद का टुकड़ा हो। उसके बाद मैंने अपनी बेटी की तरफ देखा। मैं समझ गई थी कि मालकिन अपनी बेटी मेरे बेटे से क्यों बदलना चाहती है। मेरी बेटी का रंग सांवला है और नाक नक्श भी आम के थे। मैं सोच में पड़ गई थी। एक फैसला मेरी पूरी ज़िंदगी बदल सकता था। मेरी बेटी का फ्यूचर बन सकता था। मेरी बेटी की ज़िंदगी भी संवर सकती थी। मुझे बहुत सारी खुशियाँ, सारा ऐसो आराम मिल सकता था जिसकी मैं कभी ख्वाहिश किया करती थी। लेकिन अपने जिगर के टुकड़े को ऐसे ही किसी को कैसे सौंप देती। बच्चा काला हो या गोरा, अपने माँ बाप की जान होता है। लेकिन बहुत सोच विचार के बाद मैंने बच्चियाँ बदलने की अनुमति अपनी मालकिन को दी थी। मेरी बात सुनकर मालकिन का चेहरा खुशी से ऐसे खिल गया था मानो उन्हें दुनिया जहान का खजाना मिल गया हो। मालकिन ने झट मेरी बच्ची अपने गोद में उठा ली और अपनी बच्ची मेरी गोद में डाल दी थी। मेरी बच्ची को गोद में उठाते ही मालकिन ने
मेरी बच्ची को बेतहासा प्यार किया था, जबकि मैं तो उस गोरी चिट्टी खूबसूरत कांच की गुड़िया को प्यार करते हुए डर रही थी। ऐसा लग रहा था मेरे प्यार करने से कहीं वह मैली ना हो जाए। मालकिन ने अपनी बेटी मेरी गोद में देने के साथ साथ मेरी झोली जेवरात में भर दी थी और खुशी से चहकती हुई आवाज़ में मुझसे कहा था, सावित्री तुम रोज़ अपनी बेटी से मिलने आ सकती हो, मेरी बेटी को भी अपने साथ लेकर जरूर आना। इस तरह हम दोनों अपने बेटियों से मिल देंगे, लेकिन हम इन बच्चियों को नहीं बताएंगे कि सच्चाई क्या है। जब बच्चियाँ बड़ी हो जाएंगी, इसकी शादियाँ हो जाएंगी, तब इनको सच्चाई बताएंगे। खैर मालकिन की इस बात से मुझे भला क्या परेशानी हो सकती थी। मैंने हाँ में सिर हिला दिया था। घर आकर मैंने जैसे तैसे करके तुम्हारे जीजा को भी मना लिया था। पहले तो वह भी मान रहे थे, लेकिन मेरे बहुत समझाने पर मान गए थे। इस तरह का नाजुक भी शहजादी हमारे घर में पहली लगी थी और मेरी बेटी महलों की ज़िंदगी जीने वाली लगी। मैं महल में कभी कभी अपने बेटी को मिलने जाया करती थी, साथ ही मैं किरण को भी ले जाया करती थी। किरण मालकिन के बड़े बेटे प्रताप के साथ खूब खेलती थी। मैं भी उसे खेलने दिया करती थी कि आखिर दोनों आपस में भाई बहन हैं, उनका रिश्ता है तो एक दूसरे से मोहब्बत होना आम बात है। हवेली से वापसी घर में अपनी वाली बेटी यानी रोशनी से कुछ कपड़े और खिलौने ले जाया करती थी और उन्हें अपने बेटे की याद की निशानी के तौर पर रख दिया करती थी। उसकी कुछ तस्वीरें भी खींच ले आती थी। जब अपनी बेटी की बहुत ज़्यादा याद आती तो इन्हीं खिलौनों और तस्वीरों को देख लिया करती थी। मैंने किरण को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह पाला था, बल्कि उससे बढ़कर ही पाला था। किरण को कभी महसूस नहीं होने दिया था कि मैं उनकी सगी माँ नहीं हूँ। किरण भी मुझे अपनी सगी माँ की तरह प्यार करती थी। उधर मालकिन ने भी रोशनी की बिल्कुल सगी माँ का प्यार दिया था। दोनों बच्चियाँ अपने अपने परिवार में खुश थी और फिर बच्चियाँ धीरे धीरे बड़ी होती गई। जब किरण और रोशनी 18 साल की हो गई तो जैसे ही पंचायत ने फैसला सुनाया था, रोशनी को देखने चौधरी वाले आए थे, लेकिन रोशनी को देखते ही उन लोगों ने रोशनी को साथ ले जाने से मना कर दिया, क्योंकि फैसला तो यह हुआ था कि कोई खूबसूरत और सुंदर बेटी हो चौधरी के साथ जाएगी, कोई काली और मामूली नक्श की नहीं। मालिक और मालकिन ने उन लोगों को पैसे के लिए ऑफर किया, अगर आप बेटी नहीं ले जा रहे हो तो हमारी तरफ से सौगात में कुछ जेवरात और पैसे ले जाएं। लेकिन उन लोगों ने पैसे और जेवरात लेने से मना कर दिया। मैं भी बहुत हैरान थी कि भला इन लोगों ने जेवरात और पैसे लेने से मना क्यों कर दिया, लेकिन इस बात का जवाब मुझे अगले दिन ही मिल गया। मालिक की तेज चीख सुनकर मैं अंदर कमरे में भागी थी तो मेरी ही चीख निकल गई, क्योंकि रोशनी का पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था। उन लोगों ने अपने बेटे को बदला ले लिया था। बेटा का बदला बेटी से ही लिया, चाहे कैसे भी लिया। उन्होंने अपनी बेटी खोई थी तो हमारी बेटी भी हमारे पास नहीं रहने दी थी। मैं बतस रोई थी, चीखें मार मार कर रोई थी। मालकिन भी रो रही थी, आखिर उन्होंने भी रोशनी की माँ बनकर पाला था। समय धीरे धीरे गुजरने लगा और हम रोशनी के गम में उभर लिए, लेकिन फिर हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा जब किरण ने कहा कि वह मालिक के बेटे प्रताप से शादी करना चाहती है। उसने बताया कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैंने और तुम्हारे जीजा ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। सच्चाई अभी उजागर नहीं कर सकती थी, क्योंकि अभी रोशनी वाले मामले को ज़्यादा समय नहीं हुआ था। अगर चौधरियों ने सच्चाई पता लग जाती तो वह हो सकता है किरण को भी उठाकर ले जाते। मैंने तुम्हारे जीजा ने पूरा जोर लगा दिया किरण को समझाने में। दोनों बहन भाई आपस में शादी कैसे कर सकते हैं, यह तो बहुत बड़ा गुनाह हो जाता। हमारे समझाने का किरण नहीं माने और उसके एक दिन घर से भाग गई। पहले मुझे नहीं पता था कि किरण प्रताप के साथ ही भागी है, लेकिन जब उसके पति को देखा तो मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। किरण ने वही अनर्थ कर दिया था जिसे मैं बचाना चाहती थी। दीदी मुझे पूरी सच्चाई बताकर फिर फुट फुट कर रोने लगी। मुझे दीदी पर दया आ गई। दीदी ने कितने दुख अकेले में झेले थे। इसके बाद लोगों की बातें भी सुनी थी। यह सच था कि मालिक लोगों ने अपना वादा पूरा किया था कि दीदी के बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाया था और आगे भी पढ़ाने का पूरा इरादा रखते थे। अब जब प्रताप और किरण ने शादी कर ली थी, इस बात को छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं था। मैंने दीदी को समझाया कि आप सारी सच्चाई अपने मालिक से कह दें। दीदी ने मेरी बात मान ली और अगले सुबह हम मालिक की हवेली में पहुंच गए। वह लोग उस समय नाश्ता कर रहे थे। दीदी का सर इस बार झुका हुआ नहीं था। वह आराम से सर उठाकर मालिक के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई और वहाँ मालिक आज के आपको एक सच्चाई बताने आई हूँ, और वह यह है कि किरण ने प्रताप के साथ शादी कर ली है। और जैसे कि आप जानते हैं ये बहुत बड़ा गुनाह है।
बहन भाई आपस में शादी कैसे कर सकते हैं? यह बात आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैं सुबह सुबह चली आई। दीदी की बात सुनकर मालिक के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और दीदी को बहुत हैरत हुई। इतनी बड़ी बात सुनकर भी उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मालकिन बोली, मुझे पता है सावित्री की किरण और प्रताप ने शादी कर ली है, लेकिन आज मैं तुम्हें एक सच्चाई और बताती हूँ। प्रताप मेरा अपना बेटा नहीं है, वह तुम्हारे मालिक के दोस्त का बेटा है। तुम्हारे मालिक के दोस्त यानी पत्नी के एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। दोनों पति पत्नी के मौके पर ही आखिरी सांस ली थी, लेकिन प्रताप बच गया था। उसी समय में तुम्हारे मालिक ने प्रताप को अपना बेटा मान लिया और उसे अपने घर ले आए। मैं भी प्रताप से बहुत मोहब्बत करती थी, उसे अपने बेटे की तरह ही रखती थी और मुझे पता था कि किरण और प्रताप ने शादी कर ली है। मैंने खुशी खुशी इस शादी को स्वीकार भी कर लिया था और इस तरह मेरी बेटी भी हमेशा अब मेरे पास ही रहेगी। मालकिन के चेहरे पर भी खुशी के जो रंग थे उनको बयान करना मुश्किल था। दीदी हैरत से आंखें फाड़े मालकिन को देख रही थी। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था, आंखों की चमक खत्म हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे दीदी का सब कुछ छीन गया हो। मालिक ने उठकर मेरी दीदी के पैर को छुआ था और कहा था, सावित्री मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ कि तुम्हारी वजह से आज मेरी बेटी मेरे साथ है, लेकिन मैं इस तरह से कोई माफ़ी चाहूँगी कि तुम्हारी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन दीदी के शरीर में तो मेरे जैसे जान ही नहीं थी। चुपचाप बिना कुछ कहे हवेली से बाहर आ गई थी। उनकी आंखों में आंसू थे। आसमान की तरफ देखते हुए दीदी के मुंह में एक ही बात निकली थी कि लालच की भगवान ने मुझे बहुत बड़ी सज़ा दी है। लेकिन मुझे लगता है आज इतिहास फिर से दोहरा गया है। गरीबों के हिस्से में लिज्जत, बदनामी, अकेलापन और दर्द आया था। अमीर तो इस बार भी जीत गए थे। मेरी दीदी ने अपनी बेटी भी खो दी। पूरे गांव की बातें सुनकर बदनामी भी उठाई। बेटी ने भागकर शादी कर ली। दीदी चुपचाप वहाँ से उठाई थी। मैंने उनकी आंखों में आंसू साफ देख लिए थे। मैं रास्ते भर सोचती रही, खुशियों पर सिर्फ अमीरों का अधिकार होता है, क्या गरीबों का खुशियों पर कोई अधिकार नहीं होता? दोस्तों, इस कहानी में गलत कौन था, सावित्री या फिर सावित्री के मालकिन? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। धन्यवाद।